मुगल आक्रमण। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1226 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई। उसके भारत आक्रमण के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक मेवाड़ का महाराणा सांगा था। महाराणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। कहा जाता है कि एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल व सांगा ने अपनी अपनी जन्मपत्रियां एक ज्योतिषी को दिखलाई। उसने कहा कि मेवाड़ का स्वामी संग्राम सिंह ही होगा। यह सुनते ही दोनों भाई सांगा पर टूट पड़े और पृथ्वीराज ने एक हूल मारी जिससे सांगा की एक आंख फूट गई। उसके बाद सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर अजमेर में करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास में रहा। रायमल ने उसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुजरात के सुल्तान के साथ सांगा का संघर्ष। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तत्कालीन कारण ईडर का प्रश्न था। ईडर के राव भाण के दो पुत्र थे, सूर्यमल व भीम। राव भाण व सूर्यमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा रायमल गद्दी पर बैठा, जिसकी अल्प आयु का लाभ उठाकर उसके चाचा भीम ने उसे गद्दी से उतार दिया। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई रायमल से कर दी। 1515 ईस्वी में सांगा ने भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर रायमल को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। सांगा के इस कार्य से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञा अनुसार भारमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया था। सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को आदेश दिया कि वह रायमल को हटाकर भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बैठा दे। निजाम उल मुल्क ने ऐसा ही किया और इसके बाद सुल्तान ने मुवारिज उल मुल्क को ईडर का हाकिम नियुक्त कर दिया। एक दिन मुवारिज उल मुल्क ने एक भाट के सामने सांगा की तुलना कुत्ते से कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही सांगा सेना सहित ईडर पहुंच गया और मुवारिज उल मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गया। सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को पुनः बैठाया और अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर आदि को लूटता हुआ चित्तौड़ लौट आया। 1520 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर ने मलिक अयाज व किवामुल मुल्क के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु वे दोनों सांगा से संधि करके लौट आए। दिल्ली सुल्तान के साथ संघर्ष। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। खातौली के युद्ध में सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से सांगा का एक हाथ कट गया और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, किंतु बाड़ी धौलपुर के युद्ध में एक बार फिर शाही सेना पराजित हुई। मालवा के साथ संबंध। मालवा के अपदस्थ शासक महमूद द्वितीय को मैदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया, जिससे मुस्लिम अमीर उससे ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने सुल्तान को
मेदिनी राय के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। तब मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में जा पहुंचा। सांगा ने उसे गागरोन व चंदेरी की जागीर प्रदान दी। 1519 ईस्वी में महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। सांगा भी बड़ी सेना लेकर गागरोन पहुंच गया और सुल्तान पराजित हुआ। सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गया, जहां उसे 3 माह कैद में रखा। एक दिन सांगा सुल्तान को एक गुलदस्ता देने लगा तो सुल्तान ने कहा कि मैं आपका कैदी हूं, इसलिए एक भिखारी की तरह केवल इस गुलदस्ते के लिए हाथ पसारना मुझे शोभा नहीं देता। यह उत्तर सुनकर सांगा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सुल्तान को गुलदस्ता व आधा राज्य वापस दे दिया। साथ ही उसके शहजादे को जमानत के तौर पर अपने पास रख लिया। बाबर व राणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर व राणा सांगा के बीच संघर्ष के कारण सांगा पर वचन भंग का आरोप। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि सांगा ने मेरे पास दूत भेजकर मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा और आक्रमण के समय सहायता का वचन दिया, लेकिन मेरे आगरा आक्रमण के समय सांगा ने कोई सहायता नहीं की। सांगा 2 बार अकेले ही इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, इसलिए बाबर को सांगा द्वारा दिल्ली आक्रमण के लिए आमंत्रित करना तर्क संगत नहीं लगता। महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था और सांगा को पराजित किए बिना ऐसा असंभव था। राजपूत अफगान मैत्री। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी व हसन का मेवाती सांगा की शरण में चले गए। राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया, इसलिए बाबर ने सांगा की शक्ति को नष्ट करने का फैसला कर लिया। सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार का फायदा उठाकर सांगा ने खंडार दुर्ग व उसके आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया, तो दूसरी तरफ मुगल सेना ने बयाना, धौलपुर व ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा रणथंभौर से बयाना पहुंच गया, जहां इस समय मेहंदी ख्वाजा दुर्ग का रक्षक था। बाबर ने उसकी रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सेना सहित भेजा, लेकिन राजपूतों ने उसे पराजित कर वहां से खदेड़ दिया। दूसरी ओर बाबर युद्ध की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन बयाना युद्ध से लौटे सैनिकों से सांगा की वीरता की प्रशंसा सुनकर चिंतित हो गया। चारों तरफ निराशा का वातावरण देख बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और शराब पीने की कीमती सुराइयां व प्याले तुड़वाकर गरीबों में बांट दिए। सैनिकों से युद्ध में पीठ न दिखाने व वीर गति प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ले ली। साथ ही सैयदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात भी चलाई, अर्थात संधि वार्ता। दूसरी तरफ संधि वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर तेजी से अपनी तैयारी करता रहा और खानवा के मैदान में आ डटा। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 ईस्वी की सुबह खानवा के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। पहली मुठभेड़ में बाजी
राजपूतों के हाथ लगी, किंतु अचानक एक तीर सांगा के सिर में आ लगा, जिससे सांगा को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। सरदारों ने रावत रतन सिंह चूड़ावत से युद्ध संचालन की प्रार्थना की, लेकिन उसके मना करने पर झाला अज्जा को हाथी पर बैठाकर युद्ध जारी रखा। लेकिन बड़ी वीरता से लड़ने के बावजूद सांगा की राजपूत सेना हार गई। विजयी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और राजपूतों के सिर की मीनार बनवाई। सांगा की पराजय के कारण इतिहासकार ओझा के अनुसार सांगा की हार का मुख्य कारण बयाना विजय के तुरंत बाद ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना था। राणा के कई सरदारों में आपसी शत्रुता थी तथा संधि वार्ता के कारण भी कईयों में युद्ध के प्रति उत्साह नहीं रहा। राजपूत सेना तलवारों, भालों व तीर कमान से युद्ध लड़ रहे थे, जो बाबर की तोपों के गोलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाथी पर सवार होकर भी सांगा ने बड़ी भूल की, क्योंकि इससे शत्रु को उसे घायल करने का मौका मिल गया और उसे युद्ध भूमि से जाना पड़ा। बाबर की अश्व सेना अपनी गतिशीलता के कारण सांगा की हस्ती सेना पर भारी पड़ी। बाबर की तोपों के गोलों से भयभीत हाथियों ने पीछे लौटते समय अपनी ही सेना को रौंद कर नुकसान पहुंचाया। खानवा के युद्ध के परिणाम। भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। मेवाड़ की प्रतिष्ठा व शक्ति से निर्मित राजपूत संगठन इस पराजय के साथ ही समाप्त हो गया। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। सांगा के अंतिम दिन। खानवा युद्ध में मूर्छित सांगा को बसवा ले जाया गया। होश आने पर युद्ध का सारा वृतांत जानकर वह बहुत दुखी हुआ। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए जब वह चंदेरी जा रहा था, तब उसके युद्ध विरोधी सरदारों ने उसे जहर दे दिया, जिसके कारण कालपी में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को सांगा का देहांत हो गया। उसका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। मूल्यांकन। महाराणा सांगा एक वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसका राज्य वापस लौटा देने का कार्य सांगा जैसा वीर पुरुष ही कर सकता था। मृत्यु के समय उसके शरीर पर तलवारों व भालों के कम से कम 80 घाव थे, जो उसे एक सैनिक का भग्नावशेष सिद्ध कर रहे थे। अपने समय का वह सबसे बड़ा हिंदू नरेश था, जिसके आगे बड़े बड़े शासक सिर झुकाते थे। वह भारत का अंतिम हिंदू नरेश था, जिसके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए एकत्रित हुए थे। आपसी वैमनस्य के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अपने शत्रु को पकड़कर छोड़ देना उदारता की दृष्टि से भले ही उत्तम कार्य हो, परंतु राजनीति के विचार से बुरा ही था। इसी तरह गुजरात के सुल्तान को हराकर उसके इलाकों पर अधिकार न करना भी उसकी भूल थी। अपने छोटे लड़कों को रणथंभौर जैसी बड़ी जागीर देकर उसने भविष्य के लिए कांटा बो दिया।